हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। और जैसा कि आप जानते हैं, जेआर कॉलेज इज ए पार्ट ऑफ जेआर ट्यूटोरियल्स चैनल स्पेशली मेड फॉर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। तो दोस्तों, सभी लोग को प्लीज शेयर करके बताते रहिएगा कि यार 11वीं और 12वीं के लिए कंटिन्यूस जेआर कॉलेज पे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं और उसके ऊपर कंटिन्यूस नए तरीके से लेक्चर वीडियोस आने शुरू हो गए। तो यार 12th स्टैंडर्ड आप लोग साइंस के स्टूडेंट हो, तो आप लोग का जो बैच का नाम है वो है वरदान बैच। देखो यहाँ पे मैंने लिखा होगा, नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, फटाफट से लिख देता हूं मैं। तो आप लोग के बैच का नाम क्या है? वरदान बैच, ठीक है। और ये वरदान बैच स्पेशली फॉर 2023-24 बैच है ये हमारा, ठीक है। तो प्लीज अपने दोस्तों को बता देना, वरदान बैच से आके पढ़ाई कर सकते हैं। वैसे 12th कॉमर्स के लिए यलगार बैच हमने लॉन्च किया है, उसके ऊपर भी कंटिन्यूस वीडियो आ रहे हैं। 11th साइंस के लिए भी लॉन्च हो चुका है विराट बैच। तो प्लीज ये अवेयरनेस क्रिएट करना, इसके लिए स्टार्टिंग में आपको बोल रहा हूं। तो आप अगर सबको फैलाओगे ये चीज, लोग हमारे पास आएंगे और पढ़ेंगे तो हमें बहुत अच्छा फील होगा, ठीक है, क्योंकि हम मेहनत भी उसी प्रकार का कर रहे हैं। तो चलो, आपकी बारी है, यानी वरदान बैच 12th साइंस की बारी है। तो यार देखो, 12th साइंस के लिए यानी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का मैंने ऑब्वियसली फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया हुआ, जिसका नाम है मैथमेटिकल लॉजिक। और इस चैप्टर का 5 लेक्चर यानी 4 लेक्चर हमने बना दिया। आज है दोस्तों 5वां लेक्चर, जिसमें हम कई सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि क्वांटिफायर्स क्या होता है उसके अंदर भी पढ़ेंगे, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर पढ़ेंगे, उसके बाद यूनिवर्सल क्वांटिफायर पढ़ेंगे, डुअल क्या होता है, राइट द डुअल, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आते हैं, निगेशंस ऑब्वियसली आप जानते हो, लेकिन वापस से नया सिखाने वाला हूं, निगेशन, कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव, ये सभी चीज आज इस वीडियो के अंदर देखेंगे। बहुत मजेदार होगा और इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी बनते हैं, तो ध्यान से देखना, आपको पूरा सिखाऊंगा। फिर अगला लेक्चर जो आएगा उसमें पूरा इसके बेस का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो क्या आप लोग तैयार हो, रेडी हो? चलिए शुरुआत करेंगे, लेकिन इसके पहले सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो जाना हमसे। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और ऑल्सो डाउनलोड आवर एप्लीकेशन, जिसपे आपको इस चैप्टर का यानी कि जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा उसका नोट्स आपको मिलता रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज जेआर ट्यूटोरियल का ऐप जाके डाउनलोड कर लेना, ठीक है। शुरुआत करें लेक्चर की। तो सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है? दैट इज नथिंग बट क्वांटिफायर्स। व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटिफायर्स? तो क्वांटिफायर्स क्या होता है? जनरली हम लोग को ये क्वांटिफायर्स बताते हैं कि क्या वो वैल्यू पर्टिकुलर जो भी हमें पूछा हुआ है क्वेश्चन में, क्या वो वैल्यू उसमें एग्जिस्ट करते हैं या फिर क्या वो वैल्यू पूरा का पूरा उस क्वांटिफायर में आते हैं, ठीक है। तो वो चीज हमें क्वांटिफायर्स बताता है। तो जनरली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर, जो कि है देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर और दूसरा है फॉर ऑल। तो देयर एग्जिस्ट वाला क्वांटिफायर को हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। एग्जिस्टेंशियल मतलब यानी कुछ वैल्यू होगा वो उसमें एग्जिस्ट करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट ऑन अर्थ, एक इंसान जो है वो अर्थ के ऊपर ही एग्जिस्ट करता है। क्या इंसान जुपिटर के ऊपर एग्जिस्ट करता है? क्या इंसान मून के ऊपर एग्जिस्ट करता है? नहीं, क्योंकि पृथ्वी ही एक ऐसा प्लैनेट है पूरे यूनिवर्स के अंदर जिसमें इंसान रहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? देयर एग्जिस्ट। तो ये हो गया। और उसको सिंबल क्या है? देयर एग्जिस्ट को दिखाने के लिए, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को दिखाने के लिए ये वाला सिंबल है। ये कैपिटल लेटर ई होता है ना, उसका उल्टा ई, इस तरफ से मिरर इमेज। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। वैसे दूसरा क्वांटिफायर है फॉर ऑल, यानी कि सभी चीज। क्या बोल रहा है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक है, सभी चीज है उसमें, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ऑल द प्लैनेट्स किस में आते हैं? पूरे हमारे यूनिवर्स में आ जाते हैं। मतलब क्या बोलते हैं उसको? मिल्की वे गैलेक्सी में आ जाते हैं, प्लैनेट्स एंड सोलर सिस्टम, ये पूरा है। तो ये क्या करता है? पूरा का पूरा यूनिवर्सल ले रहा है, मतलब सभी चीज उसमें प्रेजेंट है। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और उसको सिंबल क्या है? ए। आपको पता है कैपिटल लेटर ए, उसको उल्टा कर दो तो ये बन जाएगा क्या? यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ये 2 क्वांटिफायर क्या है, इसका सिंबल क्या है, ये समझ में आ गया। अब इसका एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा तो ज्यादा बेटर तरीके से आपको समझेगा, और एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चंस भी पूछेंगे तो मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो ध्यान से देखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। इसके लिए डायरेक्टली कट टू कट इंपॉर्टेंट चीजें ही मैं आपको बताऊंगा, ताकि यार आप लोग का टाइम भी वेस्ट ना हो और आप लोग को जो इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो भी मिल जाए। ध्यान से देखिएगा ये चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले क्वेश्चन यहां पे पूछा हुआ है, क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल है, इफ ए मतलब कोई एक लेटर है, कोई भी हो सकता है। तो इफ ए इज इक्वल टू, ब्रैकेट में दिया है 1 2 3 4 5 6 7, कुछ वैल्यूज दिए हुए, सेट जैसे होता है ना वैसे वैल्यू दिए हुए हैं। हमें पूछ रहा है डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू, हमें इसका ट्रुथ वैल्यू बताना है। ट्रुथ वैल्यू मतलब क्या ये ट्रू है, क्या ये फॉल्स है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? देखो, ये उल्टा ही लिखा हुआ है, मतलब क्या? ये देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट मतलब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है। तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स, ये दिख रहा है आपको, ये है x बिलोंग्स टू a सच दैट x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। मतलब ये ऊपर वाले क्वेश्चन में से हमको ये चेक करना है कि इसमें बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ x, मतलब कोई x का कोई वैल्यू एग्जिस्ट करता है जिसका x माइनस 4 इज इक्वल टू 3 आएगा। तो चलो चेक करके देखते हैं, एक एक करके वैल्यू डालेंगे। अब x के जगह पे सबसे पहले 1 डालूंगा, तो x के जगह पे अगर मैं 1 डालूंगा तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 होता है क्या? नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब ये चीज गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद x के जगह पे 2 डालूंगा तो 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 होता है क्या? 2 2 नहीं होता है, ये भी गलत हो गया।
ठीक है। अब x के जगह पे 3 डालो तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 3 होता है, नहीं होता है। 4 डालूंगा नहीं होता है, 5 डालूंगा नहीं होता है। अब लास्ट में एक 7 है, तो अगर मैं 7 x के जगह पे देखो, x के जगह पे मैंने 7 डाला, माइनस 4 इज इक्वल टू 3 किया, तो यहां पे आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 3। मतलब ये वैल्यू मेरा सेटिस्फाई होता है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि x जो है इज इक्वल टू, x के जगह पे हमने क्या लिया, 7 लिया, तो x इज इक्वल टू 7 सेटिस्फाई ये वाला इक्वेशन, सेटिस्फाई x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो कहीं ना कहीं एक वैल्यू तो था ना इस पूरे क्वांटिफायर्स के अंदर, इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर, स्टेटमेंट पैटर्न के अंदर एक वैल्यू तो ऐसा है ना जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो इसीलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, देयर एग्जिस्ट, यानी एग्जिस्टेंशियल। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई एक चीज भी अगर है, जैसे हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर तो कई सारे चीज रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पक्षी रहते हैं, दूसरे जानवर रहते हैं, लेकिन इंसान भी तो रहते हैं ना। तो इंसान एग्जिस्ट करता है कि नहीं अर्थ पे। तो वैसे यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 थे, तो 7 में से टोटल 7 में से ये 7वां जो है वो तो एग्जिस्ट करता है ना इस स्टेटमेंट के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो x इज इक्वल टू 7 सेटिस्फाई x माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और अगर ऐसा दिया होता, ये जो एग्जिस्टेंशियल सिंबल है, देखो ध्यान से देखना ये चीज जो मैं बता रहा हूं, अगर ये एग्जिस्टेंशियल सिंबल के जगह पे क्या होता, अगर ये एग्जिस्टेंशियल सिंबल के जगह पे ऐसा सिंबल होता जो कि क्या है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर का सिंबल। तो यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है, सभी के सभी होने चाहिए उसमें। तो यानी कि 1 भी होना चाहिए, 2 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, 4 5 6 सभी के सभी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो ये करेंगे क्या, नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ यही सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर ये होता, ये सिंबल होता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता, क्योंकि सभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे। लेकिन यहां पे ऑब्वियसली हमको क्या दे रखा है, इन्होंने हमें दे रखा है एग्जिस्टेंशियल, और इसीलिए ये वैल्यू ट्रू है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल फंडा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ऐसे ही क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है। अब देखो यहां पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, ये उल्टा ही दिख रहा है, तो ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। तो इसमें बोल रहा है कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर यानी फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन 3। मतलब एक्स, ए का जो भी वैल्यू है अगर हम x में डालेंगे तो सभी वैल्यू जो होगा +1 करके 3 से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं a का वैल्यू क्या है 1 डालूंगा, तो x की जगह पे 1 डालूंगा, तो 1 + 1 ग्रेटर देन 3 आ रहा है क्या, 1 + 1 तो 2 होता है, तो 2 3 से बड़ा ही नहीं है ना, तो बराबर है। तो यानी कि मेरा स्टेटमेंट गलत हो गया ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर कि x इज इक्वल टू 1 जब हमने लिया, डज नॉट सेटिस्फाई कंडीशन, डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन कौन सा है, इक्वेशन x + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है, क्योंकि यहां पे क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब फॉर ऑल वैल्यू। तो फॉर ऑल वैल्यू में से पहला ही वैल्यू जब नहीं आ रहा है, तो यार बाकी तो देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जब पूरा आना था उसमें से पहला ही वैल्यू नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं सीधा सीधा कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्या बोलेंगे, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स हुआ समझ में आया दोस्तों, क्योंकि ये क्या है, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल के हिसाब से ये सभी वैल्यू इस x में अगर पुट करेंगे तो वो 3 से बड़ा या फिर बराबर होगा। लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा है, क्योंकि पहला ही वैल्यू जब 1 डाला तो यार ये तो छोटा आ गया, तो गलत हो गया, तो आएगा ही नहीं। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस एग्जाम में आपके पूछेंगे, और डेफिनेटली ये इतना इजी होगा कि आप लोग उसको आराम से सॉल्व करके बता सकते हो कि वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। बहुत इजी होता है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़ जाते हैं, ये हो गया क्वांटिफायर। अब अगला टॉपिक है हमारे लिए ड्यूअल। ड्यूअल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सकता है देखने मिल जाए 1 मार्क्स के लिए। तो ड्यूअल इज नथिंग बट बहुत सिंपल सा फंडा है। कहीं पे भी आपको एंड दिखेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंड बोलते हैं, इसको और बोलते हैं। तो एंड का और कर देना है, और जो टोटोलॉजी होता है, टी मतलब टोटोलॉजी और सी मतलब कॉन्ट्राडिक्शन। तो एंड का और कर दो, और का एंड कर दो, टोटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन कर दो, कॉन्ट्राडिक्शन का टोटोलॉजी कर दो। यही है पूरा का पूरा फंडा, ठीक है। तो ड्यूअल का मतलब क्या होता है, बस आपको एंड का और का एंड, या फिर टोटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन, या फिर कॉन्ट्राडिक्शन का टोटोलॉजी, टी का सी, सी का टी, एंड का और का एंड, ये करना है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, बहुत इजी लगेगा आप लोग को। एग्जांपल देखो, क्वेश्चन बोल रहा है P एंड Q और R, ठीक है। इसको सॉल्व करो। देखो ये P, इसका डुअल करना है हम लोग को। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कैसा आएगा, राइट द डुअल ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन कैसा आएगा, राइट द डुअल ऑफ द फॉलोइंग। इसका डुअल करना है, तो ये P तो P रहेगा, लेकिन ये एंड क्या बन जाएगा, और बन जाएगा। ये Q तो वैसे ही Q रहेगा, ठीक है, ये ब्रैकेट बना दो, और ये और क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा, और ये R। तो इसका डुअल क्या आ गया, ये वाला आ गया, दैट इज P एंड Q V R। ये बन गया P और Q एंड R, एंड का और का एंड बन गया। समझ में आ गया। दूसरा देखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, ये T है, T का मैंने क्या बताया, T का क्या करना है, C करना है, टोटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन। तो T का C बन गया,
ये और है, ये और का क्या बन जाएगा एंड, ये P और Q है तो ये बन जाएगा P एंड Q, बन गया आपका डुअल, आ गया, खत्म कहानी। कितना इजी डुअल निकाला, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगला देखो P एंड T, इसको सॉल्व करो। देखो P एंड T लिखा हुआ है तो सबसे पहले P का P रहेगा, ये एंड का क्या बन जाएगा और ये T का बन जाएगा C, बन गया, ब्रैकेट क्लोज है, बीच में है और का क्या बन जाएगा एंड C, ब्रैकेट बना दो, ये C का क्या बन जाएगा टोटोलॉजी यानी T, फिर एंड का बन जाएगा और ये निगेशन क्यू है। अब देखो बच्चे यहां पे कंफ्यूज करते हैं, गलती से लोग निगेशन क्यू का क्यू लिख देते हैं, लेकिन यहां पे डुअल है, निगेशन थोड़ी है, डुअल करना है तो डुअल का निगेशन से कोई लेना नहीं है, तो निगेशन क्यू जो लिखा है वो वैसी का वैसे ही लिख दो, खत्म कहानी, ये आ गया आपका फाइनल आंसर, खत्म। कितना इजी है, देखो कितना इजी लग रहा है आपको ये चीज, मुझे बताओ अगर आपके एग्जाम में डुअल आता है तो क्या आंख बंद करके नहीं कर सकते, इतना इजी है। समझ में आ गया, बस ये तो कॉन्सेप्ट याद रखना। क्लियर, आगे बढ़ जाए, डुअल समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं जो कि है हमारा निगेशन। निगेशन क्या है उसके ऊपर नजर डालते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, निगेशन, व्हाट डू यू मीन बाय निगेशन, तो निगेशन ऑफ कंजंक्शन, निगेशन ऑफ डिसजंक्शन, निगेशन ऑफ इंप्लीकेशन, निगेशन ऑफ बाय कंडीशनल। आपको पता है कि हमने 4 कंडीशन सीखे थे, क्या था, पहला एंड जिसको हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं और जिसको डिसजंक्शन बोलते हैं, उसके बाद इफ देन मतलब इंप्लीकेशन जिसको कंडीशनल भी कहा जाता है, और एक होता है इफ एंड ओनली इफ जो कि होता है बाय कंडीशनल, डबल एरो वाला। समझ में आ रहा है, तो उसी चीज का निगेशन हमें करना सीखना है, मतलब कोई भी कमांड आने दो, चाहे एंड आने दो और आने दो, कंडीशनल जिसको हम लोग इंप्लीकेशन बोलते हैं वो आने दो, या फिर बाय कंडीशनल या फिर डबल इंप्लीकेशन जिसको बोलते हैं वो आने दो, सभी का निगेशन कैसे निकाला जाता है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा ये चीज। ठीक है, बहुत सिंपल है, चलो देखो इसको ध्यान से। अब ये बोल रहा है कि निगेशन ऑफ P एंड Q, मतलब कोई P एंड Q का कमांड है, मतलब क्या है, ये कंजंक्शन का कमांड है, तो P एंड Q को अगर निगेशन करना है तो कैसे करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P बन जाएगा। ठीक है, अब निगेशन ऑफ एंड का निगेशन क्या हो जाता है, और हो जाता है, मतलब एंड बन गया और, क्यों बना, क्योंकि निगेशन ऑफ एंड इज और, निगेशन ऑफ और इज एंड, ये याद रखना, और ये Q बन जाएगा निगेशन ऑफ Q। तो ये जो वैल्यू आया है ये है आपका निगेशन ऑफ P एंड Q, यानी निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ये हो गया आपका निगेशन। तो निगेशन एग्जाम में जनरली 2 कैटेगरी से पूछता है, एक तो आपको इस प्रकार से अलग अलग स्टेटमेंट पैटर्न दिया रहेगा और उसको आपको लिखना है, और एक स्टेटमेंट दिया होता है कि सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, अब इसका निगेशन क्या लिखूंगा, सन डज नॉट राइज इन ईस्ट, मतलब नॉट लगाना है बस। तो आपको ये चीज मैंने पहले भी बताया था, और आगे ये चैप्टर का माफ कीजिएगा, ये टॉपिक का एक्सरसाइज जो हम लोग करेंगे 1.2 हमने कंप्लीट किया था, 1.3 भी आएगा, वो भी अगले लेक्चर में, एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग बने रहे। देखो ये चैप्टर बहुत बड़ा है, तो हो सकता है ये चैप्टर को कंप्लीट होने में 9-10 लेक्चर भी लग जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग अगर कंटिन्यूअसली ये लेक्चर बाय लेक्चर देखोगे, जो कि हर दिन हम लोग लाते हैं, हर अल्टरनेट डे पे आपको लेक्चर्स मिल ही रहे होंगे, तो मैं आपसे एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप प्रॉपर तरीके से देखोगे और अपने एंड से भी प्रैक्टिस करते रहोगे, मैं आपको बोलता हूं बहुत अच्छा आपका पेपर भी जाएगा, बहुत अच्छा आपका इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, ट्राई करके देखो, जरूर आपको रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q आ गया। अब अगला क्या है, डिसजंक्शन, मतलब P और Q। अब P और Q का निगेशन करना है तो क्या आ जाएगा, देखो निगेशन ऑफ P बन जाएगा, ये निगेशन ऑफ और क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा, और ये निगेशन ऑफ Q क्या बन जाएगा यहां पे, दैट इज ये आ गया आपका निगेशन ऑफ दिस वैल्यू, ये आ गया निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, अब अगला क्या है, ये, अब ये दोनों एक ऐसा चीज है जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं, तो इसको आप चाहे तो रट्टा मार लो चाहे याद कर लो। ये क्या आएगा, इसमें याद रखना कि जब भी कंडीशनल स्टेटमेंट आता है तो कंडीशनल का यानी कि इंप्लीकेशन का निगेशन बन जाता है एंड, इंप्लीकेशन का यानी इफ देन होता है ना कि अगर हुआ तो, ठीक है, तो इफ देन का अगर मुझे निगेटिव करना है तो वो बन जाता है एंड, क्या बन जाता है, वो एंड बन जाता है। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे डायरेक्टली, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q को सीधा लिखेंगे हम लोग P एंड निगेशन ऑफ Q। ये इसको आप याद कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, ये पूरा फंडा अगर आपको क्लियर हो जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा, ट्रस्ट मी। इसको मैं एकदम अच्छी तरीके से आपको क्या कर लेना है दोस्तों, लर्न कर लेना है। ठीक है, तो क्या आ गया, ये निगेशन ऑफ इंप्लीकेशन, दैट इज नथिंग बट P एंड ऑफ निगेशन Q। अब अगला है बाय कंडीशनल, तो जैसे इफ देन के लिए हमने नॉट लगाया यानी एंड लगाया, वैसे ही डबल इफ देन यानी कि इफ एंड ओनली इफ जिसको हम लोग बाय कंडीशनल बोलते हैं या फिर डबल इंप्लीकेशन बोलते हैं, उसके लिए क्या आ जाएगा, तो उसके लिए हमारे कंडीशन आएंगे कि देखो सबसे पहले तो निगेशन ऑफ P कंडीशनल Q के अंदर 2 चीज है, P कंडीशनल Q भी है और Q कंडीशनल P भी है, तो ये हो जाएगा P एंड निगेशन ऑफ Q। ठीक है, और Q एंड निगेशन ऑफ P।
ये हमारा डबल इंप्लीकेशन का निगेशन बनता है। इसको आप याद कर लो या फिर प्रैक्टिस करके ले लो, आपकी मर्जी, इसको करके लेना। अभी एग्जांपल्स जब हम कराएंगे एक्सरसाइजेस के तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, तो इसको आप चाहिए तो लर्न करके रख सकते हो। ठीक है, निगेशन समझ में आ गया। एक आखिरी टॉपिक है, इसको देख लेते हैं, फिर आज का लेक्चर कंप्लीट, क्योंकि आज का लेक्चर बहुत छोटा था, सिर्फ थियोरेटिकल चीजें और चीजें हम आपको बतानी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां पे, दैट इज कन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। क्या होता है ये सीखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल अक्सर देखा गया है इस टॉपिक के ऊपर, जो कि है कन्वर्स, इनवर्स और कॉन्ट्रापॉजिटिव। ये तीनों जो है दोस्तों अलग अलग चीजें। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये तीनों होता क्या है। तो सबसे पहले बात करेंगे कन्वर्स। अब कन्वर्स किसी एक चीज का लेना पड़ेगा, तो मान लो कि मैंने कन्वर्स ऑफ पी कंडीशनल क्यू दिया हुआ है। कंडीशनल मतलब इंप्लीकेशन, मैं बार बार कंडीशनल बोलता हूं, उसको इंप्लीकेशन हम लोग बोलते हैं। तो पी इंप्लीकेशन क्यू दिया हुआ है, तो पी इंप्लाइज क्यू। अब ये कोई भी एक स्टेटमेंट हो सकता है, और इंप्लाइज का मतलब आप जानते हो क्या हो सकता है, इफ देन, कि अगर ये ऐसा हुआ, देखो एक एग्जांपल लिख के लाया हो, इफ इट रेन्स देन द मैच विल बी कैंसल। अगर बारिश होता है तो मैच कैंसल हो जाएगा। तो ये क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये एक इंप्लीकेशन स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें इफ और देन का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर ये इफ एंड ओनली इफ कहीं पे लिखा होता तो ये बाय कंडीशनल बन जाता, लेकिन यहां पे इफ और देन लिखा हुआ है, तो इफ इट रेन्स देन द मैच विल बी कैंसल। तो ये क्या है, ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये एक इंप्लीकेशन स्टेटमेंट है। समझ में आ रहा है? अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे, लेकिन ये एग्जांपल को मैं अभी नहीं बताऊंगा, पहले इसको समझना पड़ेगा आप लोग को। क्या बोल रहा है, कन्वर्स ऑफ पी। अगर मुझे कोई भी एक स्टेटमेंट दिया है पी कंडीशनल क्यू का, यानी पी इंप्लीकेशन क्यू का दिया हुआ है, तो इसका अगर मुझे कन्वर्स निकालना, ध्यान से देखना ये चीज, ठीक है, ये चीज को थोड़ा ध्यान से समझो पहले। अगर मुझे इस चीज का पी कंडीशनल क्यू का कन्वर्स निकालना है, तो कन्वर्स में क्या करना है, पी के जगह पे क्यू हो जाएगा, क्यू की जगह पे पी हो जाएगा, बस इतना काम कर देना, आपका वो कन्वर्स बन जाएगा। क्या करना है, पी की जगह पे क्यू, क्यू की जगह पे पी बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, आपका कन्वर्स बन जाएगा। तो चलो इस एग्जांपल का कन्वर्स बनाएंगे। तो सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, कि लेट हम लोग क्या मानेंगे, इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स, ये वाले इतने स्टेटमेंट को हम लोग क्या मानेंगे, पी मान लेंगे। इफ इट रेन्स को हमने क्या मान लिया, पी मान लिया, ठीक है। और फिर देन से जो स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग क्यू मान लेंगे, कि देन द मैच विल बी कैंसल्ड। इसको हमने क्या मान लिया दोस्तों, क्यू मान लिया। अब इससे हुआ क्या, ये इफ वाला पी और क्यू वाला देन वाला क्यू। तो हम लोग का स्टेटमेंट क्या बनाइए, पी, ये पी है और ये क्यू है, और इसमें कंडीशन क्या आएगा, इंप्लीकेशन वाला, तो पी कंडीशनल क्यू, ये आ गया। अब इसका मुझे क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले कन्वर्स लिखना है। तो देखो मैं कन्वर्स कैसे लिख रहा हूं, ठीक है, मैं थोड़ा साइड हट रहा हूं, मैं आपको दिखूंगा नहीं, लेकिन मैं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। कन्वर्स, अब कन्वर्स क्या है, जैसे मैंने बोला कन्वर्स का मतलब क्या होता है कि पी कंडीशनल क्यू का क्या बन जाता है, क्यू कंडीशनल पी बन जाता है। तो पी कंडीशनल क्यू तो है ऑलरेडी स्टेटमेंट में, अब इसका क्यू कंडीशनल पी बना लो। क्या बना लोगे, क्यू कंडीशनल पी। तो इसका वैल्यू क्या आएगा बताओ, क्यू कंडीशनल पी हम लोग कैसे लिखेंगे, तो पहले क्या लिखा था, इफ इट रेन्स देन द मैच विल बी कैंसल। तो क्यू के जगह पे पी हो जाएगा, पी की जगह पे क्यू हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इफ द मैच विल बी कैंसल देन इट रेन्स। हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी की जगह पे क्यू, क्यू की जगह पे पी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफ द मैच विल बी कैंसल्ड देन इट रेन्स। समझा, मैंने क्या किया, इफ इट रेन्स था, ये इट रेन्स के जगह पे क्यू का स्टेटमेंट आ गया, यानी इफ द मैच विल बी कैंसल्ड, पी के जगह पे क्यू आ गया, और देन द मैच विल बी कैंसल के जगह पे देन इट रेन्स आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्या बन गया, कन्वर्स बन गया। तो इस प्रकार से बहुत सारे स्टेटमेंट्स आपको दिए रहेंगे, आपको कन्वर्स अगर करना है तो पी के जगह पे क्यू, क्यू के जगह पे पी करना है, यानी कि पी कंडीशनल क्यू के जगह पे क्यू कंडीशनल पी कर देना। ये बन गया आपके लिए कन्वर्स, ठीक है। वैसे हम लोग क्या सीखेंगे, और इनवर्स, इनवर्स करना सीखेंगे पहले, ठीक है। पहले इनवर्स क्या है वो समझो। इनवर्स का मतलब ये होता है कि अगर पी कंडीशनल क्यू का कोई स्टेटमेंट है तो उसका क्या कर देना है, निगेशन कर देना, निगेशन ऑफ पी कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू, मतलब सब में क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। तो हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट क्या है, इफ इट रेन्स देन द मैच विल बी कैंसल। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इफ इट डज नॉट रेन्स, नॉट लगाना है ना, इफ इट डज नॉट रेन्स देन द मैच विल नॉट बी कैंसल। तो हमारा इनवर्स क्या आ जाएगा, हमारा इनवर्स क्या हो जाएगा, क्या है इनवर्स का मतलब क्या होता है कि निगेशन ऑफ पी कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू। तो निगेशन ऑफ पी मतलब इफ इट डज नॉट रेन्स then the match will not be cancelled। ये हो गया हमारा इनवर्स। इनवर्स का मतलब समझा
कि क्या करना है, बस ओरिजिनल स्टेटमेंट में नॉट लगाना है, ठीक है ना, समझ में आ गया, तो वो बनता है इनवर्स। तो इफ इट रेन्स था, अब बन गया इफ डज नॉट रेन्स, देन द मैच विल नॉट बी कैंसल था, देन द मैच विल बी कैंसल था, देन द मैच विल नॉट बी कैंसल हो गया, तो हमने नॉट लगा दिया, ठीक है। अब तीसरा चीज जो है इसमें वो क्या है, तीसरा चीज क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। क्या है, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसको ध्यान से देख लेना एक बार। कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है, देखो अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है कि अगर पी कंडीशनल क्यू का स्टेटमेंट है तो उसका आंसर क्या आएगा, कॉन्ट्रा पॉजिटिव करने के बाद कैसा दिखेगा वो, कि आपको क्या करना है कि जो आपका इनवर्स था, मतलब इनवर्स का आपको कन्वर्ट कर देना है, मतलब इन शॉर्ट जो आपका इनवर्स था, नेगेशन ऑफ पी कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यू था, अब आपको क्यू इधर लाना है, पी इधर लाना है, मतलब इनवर्स का आपको कन्वर्ट कर देना है, जगह चेंज कर देना है, मतलब इन शॉर्ट ये जो आपने इनवर्स लिखा उसका जगह चेंज कर दो और वापस से लिख दो, तो बन जाएगा आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। यानी कि इफ इट डज नॉट रेन था, तो अब आप लिखोगे इफ द मैच विल नॉट बी कैंसल, इफ द मैच विल नॉट बी कैंसल्ड, स्टेटमेंट क्या था पहले वो लिख दो, नहीं तो गलती हो जाएगा। नेगेशन ऑफ क्यू, देखो ये नेगेशन ऑफ पी कंडीशन क्यू था, क्यू की जगह पे पी की जगह पे क्यू, तो नेगेशन ऑफ क्यू कंडीशनल नेगेशन ऑफ पी, तो क्या हो गया, इफ द मैच विल नॉट बी कैंसल्ड देन इट डज नॉट रेन, ये हो गया हमारा कॉन्ट्रा पॉजिटिव, खत्म कहानी। तो इस तरीके से चाहे कोई भी स्टेटमेंट आने दो, आप उसका कन्वर्स निकाल सकते हो। कन्वर्स निकालने के लिए क्या करना है, जैसे मैंने बताया क्या करना है, कन्वर्स निकालने के लिए पी कंडीशनल क्यू दिया रहेगा, मतलब जो आपका स्टेटमेंट बनेगा पी इंप्लीकेशन क्यू का, उसको बस पोजीशन चेंज करके क्यू की जगह पे पी, पी की जगह पी, तो बन गया आपका कन्वर्स। फिर इनवर्स अगर आपको बनाना है तो आपको ओरिजिनल स्टेटमेंट जो कि पी कंडीशनल क्यू था उस पे दोनों में नॉट नॉट लगा देना है, यानी उल्टा कर देना है, निगेटिव बना देना है, तो बन गया आपका कन्वर्स, सॉरी इनवर्स। और उसके बाद है कॉन्ट्रा पॉजिटिव। कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करना है, जो आपने इनवर्स बनाया था उसका बस पोजीशन आपस में चेंज कर देना है, पी के जगह पे क्यू, क्यू के जगह पे पी, तो बन गया आपका कॉन्ट्रा पॉजिटिव। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और आप डेफिनेटली उसको सॉल्व कर पाओगे, ये पूरा मेरा उम्मीद है। और आगे का लेक्चर का बस वेट कर लेना, आज का वीडियो इसी के साथ एंड करता है, क्योंकि अगला लेक्चर आपके लिए बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि उसमें आपके लिए एक्सरसाइज जो 1.3 होगा उसको हम पूरा सॉल्व कराएंगे और ये चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करके जरूर से बता देना, और जो भी आपके मन में डाउट्स है जरूर से कमेंट करें। वीडियो अगर पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना, और अगर पहली बार आए हो हमारे चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा इस चैनल को, अवेयरनेस क्रिएट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करें, बस इतना ही उम्मीद था। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।